पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। मेरे साथ अजीत द्विवेदी जी हैं, देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट। आज पटना में हैं, बिहार का चुनाव देखने को आए हैं। वैसे तो हम लोग रोज वर्चुअल जुड़ते थे, लेकिन आज पटना के न्यूज़ रूम में हैं। अजीत जी, पटना में स्वागत है आपका। आप बिहार का चुनाव देखेंगे। आज आप पटना आए, उसके पहले दिन में एनडीए ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और एनडीए से पहले महागठबंधन में तेजस्वी का प्रण, तो तेजस्वी प्रण महागठबंधन का, और एनडीए ने कहा यह मेरा संकल्प है। तो तेजस्वी ने सबसे बड़ी बात कही थी, जो यूएसपी बताई जा रही है कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे 20 दिनों में अधिनियम और अगले 20 महीने में प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी। अब इस पर पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है, असंभव है, संभव नहीं है। तेजस्वी यादव कोई रोड मैप नहीं बता पा रहे हैं। आज जब एनडीए ने संकल्प पत्र जारी किया, नीतीश कुमार भी रहे, सब लोग रहे, जेपी नड्डा भी रहे, तो जो व्यावहारिक पक्ष है, जिससे लगता है नीतीश कुमार ने या एनडीए ने यह नहीं कहा कि हम हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। 1 करोड़ रोजगार और नौकरी की बात कही है। लेकिन यदि हम संकल्प पत्र को देखें तो सबसे ज्यादा फोकस फिर से महिलाओं की ओर है। बिल्कुल, हाँ, फिर से महिलाओं की ओर है। देखिए, यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि, मतलब 10,000 रुपए तो अभी भेज दिए गए हैं, 2 लाख आगे भी मिलेगा, इस बात की गारंटी मैनिफेस्टो में है। राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प, तो यह बड़ा संकल्प है। यहां भी बात आएगी कहां से आप पैसे लाएंगे, और मिशन करोड़पति के माध्यम से महिलाओं को, मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी बनेगी करोड़पति। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित करेंगे। तो इसके साथ ही हर जिले में फैक्ट्री व 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण। तो ये बड़ी बातें हो गई। आपको क्या लग रहा है, महागठबंधन के तेजस्वी प्रण और इनके जो संकल्प हैं, दोनों को किस रूप में देखते हैं? यही से हम लोग बात शुरू करते हैं, आगे मुकामा पर भी आएंगे। देखिए ज्ञानेश्वर जी, चुनाव बिहार का हम लोग लगातार देख रहे हैं। स्टूडियो में हम इस साल पहली बार इसी साल शुरू किए, जब हम फरवरी से हम घूम रहे हैं बिहार के चुनाव को। उस समय कोई नहीं घूम रहा था, और पहली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्रशांत किशोर को लेकर के क्या ग्राउंड पर माहौल है, फरवरी में क्या माहौल था, उस समय तेजस्वी को लेकर कितना पॉजिटिव माहौल था। हम तो हैरान थे फरवरी में बिहार को देख करके कि इतने लोग तेजस्वी की बात कर रहे थे, और नीतीश कुमार के एकदम स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पर लोग तेजस्वी यादव को देख रहे थे। लेकिन हम लोगों ने क्रमशः देखा कि कैसे चुनाव चढ़ा, कैसे उतरा, कैसे तेजस्वी की चर्चा कम होती गई, कैसे फिर से नीतीश कुमार एकदम सेंटर में आ गए। ये तमाम चीजें हम लोग देख रहे हैं लगातार, बिहार आकर के हम लोग देख रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी में चूंकि चुनाव चला गया तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखना ही होगा। बिल्कुल। तो इन सब चीजों का जो भी आप घोषणा पत्र आज कह रहे हैं पटना में, देखिए बहुत छोटा, उनके यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो कांग्रेस का कोई नेता नहीं था। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, पवन खेड़ा, अखिलेश सिंह बैठे रहे, न राजेश राम आए, न अलावरू आए। कायदे से तो राहुल गांधी को आना चाहिए, नहीं आए, कोई नहीं हुआ। अब आज इनका घोषणा पत्र जारी हुआ, संकल्प पत्र जारी हुआ। संकल्प पत्र के नाम से ही जारी कर रहे हैं। तो एक तो यह है कि संकल्प पत्र जो है ये बीजेपी की शब्दावली है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहती है। तो अब संकल्प पत्र हो गया, बीजेपी की छाया इस पर साफ साफ दिख रही है। अगर हम लोग तुलना करेंगे, अब तो कंपैरिजन ही होगा। बिल्कुल। अब तो तुलनात्मक विवेचना ही होगी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी होगी, और इसकी चर्चा कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगी ही। तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार, उसके साथ रोजगार लिख दिया है। ये नहीं कहा है कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, क्योंकि आप दे नहीं सकते हैं भाई। जिसको सरकारी नौकरी आप देते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी कह देना अपने ऐसे नहीं है कि नौकरी दे देंगे, कि आप नौकरी देते हैं तो फिर उसके लिए दफ्तर की व्यवस्था करते हैं, उसके बैठने की व्यवस्था करते हैं, उस स्थापना का खर्च होता है, जो एस्टेब्लिशमेंट का कॉस्ट है, फिर आप उसके लिए काम देते हैं। काम डेजिग्नेटेड होता है कि वो क्या काम करेंगे। तो आप उस लिमिटेड है सरकारी नौकरी। जैसा हम कल भी आपसे बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि पूरे देश में 4 करोड़ सरकारी नौकरी, सभी राज्यों को मिलाकर। भारत सरकार का इतना बड़ा तामझाम है तो 50 लाख सरकारी नौकरी। आप बिहार में कैसे 2.25 करोड़ 3 करोड़ सरकारी नौकरी दे सकते हैं?
तो सरकारी नौकरी इसमें कमी होगी। जी बिल्कुल। रोजगार लिख दिया गया है, जैसे पिछली बार अभी कहा जा रहा है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनकी सरकार और बीजेपी दोनों कह रहे हैं लोग कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी है। जी। तो आप तय मानिए कि अगले 5 साल में भी 10 ही लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख ही सरकारी 2 लाख सरकारी, 2 लाख साल के हिसाब से आप मान के चले कि 2 लाख 3 लाख ये सरकारी नौकरी होगी। बाकी आप रोजगार की व्यवस्था करेंगे। जी। तो रोजगार की व्यवस्था के लिए आप इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, आप अपना जो एक भी इंडस्ट्री डेवलप होती है तो उसके साथ कई सहायक इंडस्ट्री लग जाती हैं जिसमें आपको रोजगार मिलता है, काम मिलता है आपको। सरकार फैसिलिटेट करती है, सरकार पैसे देती है, सरकार सस्ता लोन देती है, जो प्रशांत किशोर का मॉडल। बिल्कुल बिल्कुल। लोन देंगे, सस्ता लोन 1 लाख करोड़ की बात कर रहे थे। जी हम देंगे। और वो इसलिए कर रहे थे कि वो जो हम लोग के यहाँ क्रेडिट डेट रेशियो जो है, जो वो देखिए इतना खराब है हम लोगों के यहाँ। हम लोगों के यहाँ पैसे जमा होते हैं और दुनिया दूसरे राज्यों में जाकर के वो पैसे बढ़ते हैं, बहुत कम लोन दिया जाता है। तो वो मॉडल है रोजगार का। तो आप जब कहते हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे और रोजगार देंगे, तो इस पर कोई यकीन करेगा, इसके बारे में लोग बात करेगा, सीरियसली लेगा इस बात को। असली चीज ये है कि नेता के वादे को लोग सीरियसली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, गंभीरता से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, फिजिबल मानते हैं कि नहीं मानते कि संभव हो सकता है। बिल्कुल। जब तक ये नहीं भरोसा होगा तब तक उसका आपको लाभ नहीं मिलने जा रहा है। बहुत ही बड़े ब्रांड के बड़े भारी मतलब पीआर के गुरु जो थे, मतलब जिन्होंने शुरू किया पीआर जी, एडवर्ड एल बर्नेस नाम था उनका, और 1920 में 23 में उन्होंने परफेक्ट पब्लिक रिलेशन नाम से किताब लिखी है। अच्छा। कोई नहीं जानता था, 1923 में लिखी है। उन्होंने कहा कि नेता कोई काम करे तो कोई भी काम करे पब्लिक में रैंडम, तो उसके पीछे उसकी कोई नीति होनी चाहिए। बिल्कुल। कोई नीति होगी तभी उसका वो स्टैंड उसको सपोर्ट करेगा। जैसे अगर कोई नेता पब्लिक में किसी छोटे बच्चे को किस करता है, प्यार करता है उसको, तो चाइल्ड केयर की पॉलिसी उसकी तैयार होनी चाहिए। सही। अगर उसके पास कोई चाइल्ड केयर की पॉलिसी है तब तो वो पब्लिक में किसी बच्चे को किस करेगा तो इसका लाभ मिलेगा उसको। आपके पास चाइल्ड केयर की पॉलिसी नहीं है और आप बच्चे को दुलार रहे हैं तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। लालू यादव को लाभ नहीं मिला, नहीं मिलेगा, नहीं मिला। याद है आपको कैसे नहलाते थे, कैसे दत्तमन कराते थे, कैसे नाक की सफाई करते थे, लेकिन आगे क्या हुआ? नहीं मिला, क्योंकि आपके पास पॉलिसी नहीं है चाइल्ड केयर की। तो जब महिलाओं को आप कहते हैं कोई बात और महिला के लिए कोई योजना है आपके पास तो आपको लाभ मिलेगा। अगर कोई योजना नहीं है तो आप कितनी भी अच्छी बातें कही, अल्टीमेटली आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये 1923 में एडवर्ड एल बार्नेस ने कही थी, जिनको फादर ऑफ स्पिन कहा जाता है। फादर ऑफ स्पिन मतलब किसी चीज को कैसे स्पिन देते हैं किसी खबर को, ये इसके सबसे बड़ा नाम था एडवर्ड एल बार्नेस का। उन्होंने कहा आपके पास कोई पॉलिसी अगर है तो तब आप घोषणा करेंगे और आप उसको पब्लिक में डिस्प्ले करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। ये इसका मतलब है कि जनता के बीच में इसकी चर्चा होगी, जनता के बीच में। बिल्कुल। 10 लाख रोजगार होगा, 10 लाख नौकरी होगी, बाकी रोजगार होगा। मैं 2005 का किस्सा सुनाता हूँ ना, जब विनय बिहारी को बुलाया गया था जनता दल यूनाइटेड का गाना लिखने को, समता पार्टी, और जब अजीत सिंह थे, संजय झा थे, मुंबई से आए दिल्ली, विनय बिहारी नीतीश कुमार से जाकर मिले, सहमति बन गई, वापस उन्हें एयरपोर्ट छोड़ा जा रहा था। नीतीश कुमार ने संजय झा और अजीत सिंह को कहा आप लोगों ने ये क्या करा दिया। तो संजय झा और अजीत सिंह, अब तो अजीत सिंह है नहीं, वे भी चौंके। नीतीश जी ने स्वयं देखा था, गाने के जो शब्द थे सुने थे। तो नीतीश जी की आपत्ति यह थी, सहमति उन्होंने खुद दी थी, तो लिखा यह था जो गाना में बजना था कि नीतीश आएंगे तो बेरोजगारी खत्म होगी। तो नीतीश कुमार ने कहा यह कैसे होगा? अल्लाह दिन का चिराग मेरे पास नहीं है और आप लोगों ने कह दिया बेरोजगारी खत्म होगी। तो नीतीश कुमार ने कहा कि उसे बेरोजगारी कम होगी, तुरंत कहिए कहने के लिए। तो जो आप विजन की बात कर रहे हैं, पॉलिसी की बात होगी, बिल्कुल। आपका पॉलिसी आपके पास तैयार है, फिर आप पब्लिक में एक्ट करिए। आप जा करके कोई आज तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलने लगे तो उसका लाभ उनको तब मिलेगा जब उनके पास स्पोर्ट्स पॉलिसी तैयार हो। बिल्कुल। अगर वो स्पोर्ट्स पॉलिसी तैयार किए हुए हैं और जाके क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसका लाभ मिलेगा। आपके पास कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है और आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो ऐसे रैंडम एक्ट का कोई पॉलिटिकल लाभ नहीं होता, इलेक्टोरल लाभ नहीं होता है। रैंडम आपकी सभा में भीड़ जुट जाए उसका कोई आपको बहुत लाभ, मतलब इस पर भरोसा कर सकते हैं। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार, हाँ, इस पर भरोसा भी करेंगे लोग इस पर चर्चा करेंगे। इसमें मीन में अगर निकालेंगे तो वो लॉजिकल बातें होंगी, लॉजिकल बात। हाँ, 3 करोड़ नौकरी की बात कहिएगा तो उसमें कोई लॉजिक, कोई बात ही नहीं करेगा, कोई चर्चा ही नहीं करेगा। उसको पता है कि इसमें शर्तें लागू होंगी, ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये 1 करोड़ की नौकरी और रोजगार, ये कंटिन्यूटी में है। पहले भी कहा कि 10 लाख नौकरी दिए हैं, अभी भी 10 लाख नौकरी होगी, बाकी रोजगार की व्यवस्था होगी। सरकार रोजगार की व्यवस्था कर रही है। पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि 50
1000 करोड़ से ज्यादा का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, जब फैक्ट्री लगेगी यहाँ, तो कई सहायक उसके साथ। आपने कहा जीडीपी में 26% का हिस्सा हो गया इंडस्ट्री का, 26% इंडस्ट्री का योगदान हो गया। और दूसरी भी चीजें लगातार हम लोगों की, उसमें हम लोग क्या इकोनॉमी पूरी तरह से एग्रीकल्चर का योगदान होता था या रेमिटेंसेज का योगदान होता था कि बाहर से पैसे आ रहे हैं जो हमारे लोग हैं, इसलिए कंजम्पशन में बिहार बेटर दिखता है। ये इस इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लोगों को समझाना चाहिए बिहार के लोगों को कि हम लोग कंजम्पशन के मामले में बहुत पीछे नहीं है। बिल्कुल, आउटपुट हम लोग का कम है, हम लोग जीएसडीपी कम होता है, लेकिन चूंकि रेमिटेंसेज जो बाहर से बिहारी लोग पैसा भेजते हैं वो जीएसडीपी में काउंट नहीं होता है, तो जीएसडीपी कम दिखती है, लेकिन कंजम्पशन बहुत है। हम लोग खर्च करते हैं ठीक ठाक, खर्च में हम लोग का जीएसडीपी के मुकाबले 10 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा है कंजम्पशन, तो वो पैसे आते हैं। ये अभी हम लोग जो ये नौकरी और रोजगार वाली इकोनॉमी में कई चीजें ऐसी हो रही हैं जो लोग बहुत साइलेंटली हो रही है। नौकरी और रोजगार की बात हम लोगों ने कर ली, महिला वाली बात। हाँ, महिला वाली बात। देखिए, आपने कहा कि भाजपा की छाप दिखाई पड़ी। हम तस्वीरों में भी देखते हैं, जो संकल्प पत्र है, सबसे बड़ी तस्वीर नरेंद्र मोदी की है, फिर जो कद काठी से नीतीश कुमार हैं, फिर जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जेपी नड्डा हैं, चिराग पासवान हैं। महिला कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी की छाप जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार का असर संकल्प पत्र में दिख रहा है कि 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी और मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी बनेगी करोड़पति। मतलब नीतीश कुमार की बात से बीजेपी भी सहमत है। अब जितने जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नाम से है, लोग नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं, तो महिलाओं को फिर से आकर्षित करने का, महिलाओं का वोट सुरक्षित रखने का यह संकल्प लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, और ये इसमें कोई ये आप देखिएगा, आप तो हम लोग बात भी करते रहते हैं कि नया कुछ नहीं है जी, ये कर रहे हैं नीतीश कुमार लगातार, उसी की कंटिन्यूटी है जी। हम बार बार कंटिन्यूटी पर जोर इसलिए कर रहे हैं। रोजगार वाले में भी हमारा जोर कंटिन्यूटी पर इसलिए था कि जो हो रहा है वही किया जा रहा है। इसमें भी आप देखिए लखपति दीदी की योजना, तो ये तो चल रही है ना योजना, बिल्कुल भारत सरकार की योजना चल रही है। लखपति दीदियां कई, हमको नंबर अभी नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में लखपति दीदी बनाने का सरकार का दावा है कि हमने बना दिया है। तो वो योजना कंटिन्यूटी में है, चल रही है कि योजना चल रही है, उसके लिए फंड आवंटित है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कि अगर हम बिहार में भी कुछ लोगों को, ज्यादा कई लाख लोगों को लखपति दीदी बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख की योजना भी घोषित है पहले से, बिल्कुल, कि आप काम करिए, उद्यम शुरू करिए, आपके प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, अगर उसमें फिजिबिलिटी लगेगी, उसमें कुछ हम लोग को संभावना दिखेगी, तो हम 2 लाख रुपए तक देंगे। 10,000 रुपए का हम एक दिन और बता रहे थे, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश की खबर थी, 35 लाख रुपए का टर्नआउट है 10,000 रुपए की योजना से। 10,000 से फूड वेंचर शुरू किया एक लेडी ने, और 35 लाख का टर्नओवर साल का। तो 10,000 रुपए अगर मिले और इससे कोई योजना शुरू कर रहा है और उसमें अच्छा लगे 2 लाख रुपए और दिया जाएगा, तो ये संभव है, बिल्कुल ये संभव है। ये ऐसा नहीं हो रहा। ये पहला वाला जो वादा था ज्ञानेश्वर जी, आप याद करिए, हम लोगों ने भी हिसाब लगाया था ना कि भाई 1 करोड़ लोगों को, 94 लाख जो लोग थे जिनकी 6,000 रुपए से कम मासिक आमदनी, उनको 2 लाख रुपए आप देंगे, तो वो नहीं दिया जाना, नहीं दिया गया। ये उसी तरह का वादा था कि हर घर को एक सरकारी नौकरी, बिल्कुल बिल्कुल। उस समय भी तेजस्वी यादव साथी थे नीतीश कुमार के, इन्होंने ही तो पता नहीं कहा था, किसने कहा, लेकिन वो नहीं लगा, संभव भी नहीं था। हाँ, नहीं, वो 2 लाख करोड़ रुपए कहां से देते, बिल्कुल कहां से, 2 लाख करोड़ रुपए की जरूरत थी, बजट 3 लाख करोड़ का है, तो आप 5 साल में भी नहीं दे पाते। 40,000 करोड़ रुपए स्पेयर करना हर साल भी बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं, देखिए तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं 12 लाख करोड़। हाँ बताइए, तो आप 3 लाख करोड़ का बजट है, और कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमको नहीं दिख रही है ज्ञानेश्वर जी, जिससे आप एकदम, आज हम लोग की जीएसडीपी जो है वो 9.5% सालाना के रेट से बढ़ रही है, और 2030 तक उसको 20 लाख करोड़ का होना है। उसके बाद भी 9% 8% के रेट से बढ़ेगा हर साल। अब हम लोग वहीं 1,60,000 करोड़ की जीएसडीपी हम लोग बढ़ाएंगे, मान लीजिए 2030 के बाद, तो अभी कैसे बढ़ा देंगे कि 12 लाख करोड़ का बजट हो जाए, बिल्कुल। तो वो नहीं होना था 2 लाख। 1 करोड़ परिवारों को 2 लाख रुपया देना संभव नहीं था, तो नहीं दिया गया, लेकिन ये संभव है, ये संभव, क्योंकि इसमें कोई नंबर्स नहीं बताए गए हैं। इसमें यह है कि जिसका पसंद आएगा वो हो सकता है 10 ही लाख हो, तो 10 लाख लोगों को आप 2-2 लाख रुपया दे सकते हैं, और उस पर अगर 10 लाख आदमी 5-5 आदमी को भी रोजगार दे दे तो 50 लाख रोजगार हो गया। सही बात है। तो ये रोजगार की जो योजना है उसको सपोर्ट करने के लिए है, और मिशन करोड़पति भी कह दिया गया। हाँ, तो फिर उसमें कोई और उद्यमी बढ़िया प्रोजेक्ट लेके आ गया प्रपोजल, तो उसको और सरकार मदद करेगी, सस्ता ऋण देगी, और देखिए संकल्प पत्र में उन जातियों को भी चिन्हित किया गया और उन्हें टारगेट किया गया है जिनके बारे में माना जा रहा है कि उधर जा रहे हैं। अब देखिए, कहा गया ईबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख तक की सहायता। सम्राट चौधरी जब बोल रहे थे तो वह जातियों का नाम ले रहे थे, मल्ला, निषाद, तेली, तमोली,
तांती, ततबा, तो 10 लाख तक की सहायता मिलेगी नीतीश कुमार की सरकार आएगी तो। यह भी तो बिल्कुल सीधे सीधे कह दिया गया ना कि आप मुझे वोट दो, हम आपको 10 लाख की सहायता देंगे जी। तो ये इस योजना को आप देखिए, फिर अब थोड़े दिन पहले का याद करें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव के पहले विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया था जी। तो विश्वकर्मा योजना क्या है? यही लोग तो विश्वकर्मा है। बिल्कुल भाई, विश्वकर्मा हम लोग के कौन है? यही है, बढ़ई हैं, लोहार हैं, यही विश्वकर्मा है भाई। निर्माण तो इन्हीं लोगों ने किया जी। बिल्कुल। कोई भी चीज, जिस समय हम थोड़ा हिस्ट्री देखिए, जिस समय भारत सोने की चिड़िया थी, तो किस बात से सोने की चिड़िया थी? भाई, मलमल जाता था, जेवरात जाते थे, तो कौन बनाता था? यही विश्वकर्मा लोग तो बनाते थे। बिल्कुल। पूरा हम लोगों का ग्लोरियस हिस्ट्री जो हिंदुस्तान की है, वो इन विश्वकर्मा लोगों की वजह से, इन्हीं लोहार, बढ़ई, सोनार लोगों की वजह से। तो इनके लिए एक तो करेंगे, तो ये सबसे ज्यादा स्किलफुल लोग होते हैं अपने काम में। इनका जो स्किल है, कौशल है, अगर उसको आप विकसित करते हैं, उसके लिए अगर आप उनको मदद देते हैं, तो ये फिर वापस बिहार, मतलब पूरे देश के लिए बहुत अच्छा होगा, बिहार के लिए तो अच्छा होगा ही। और अगर चुनावी लिहाज से देखें तो इनके लिए बढ़िया है। तो आप याद करिए किस तरह से एक ईबीसी के लिए घोषणा पत्र राहुल गांधी ने किया था। बिल्कुल। उसके बाद नहीं आए थे बिहार, अभी जाकर के आए हैं। लेकिन ईबीसी का घोषणा पत्र जारी हुआ कि उसको हम सशक्त कराएंगे। तो आप करेंगे, आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। नीतीश कुमार की हिस्ट्री है, बीजेपी की, मतलब नरेंद्र मोदी की भी हिस्ट्री है कि ईबीसी के लिए करते हैं। तो अब उसमें अगर उसके लिए आप इतनी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, 10 लाख रुपए की मदद का वादा कर रहे हैं, तो वो भरोसा करेगा, क्योंकि उसको पहले से इंपावर किया जा रहा है। आप याद करिए, नीतीश कुमार का हमारी आंखों के सामने है उनका कैंडिडेट की लिस्ट। बिल्कुल सामने, तमाम जातियों के नाम लिखे हैं ना जी। बिल्कुल। इन तमाम जातियों के कैंडिडेट उन्होंने दिए हैं, और गिन के बताए भी हैं कि हमने दिए हैं। तो वो कैंडिडेट भी दिया, पॉलिटिकली इंपावर कर रहे हैं। आप इकोनॉमिकली इंपावर करेंगे उनको, और सोशली तो इंपावर किया ही है नीतीश कुमार। कि ये पॉलिटिक्स का एक बड़ा भारी सूत्र है, भारी सूत्र है कि कम से कम जब कमजोर जाति का आदमी नेता बनता है ना जी, कमजोर जाति का मतलब जो दबंग जाति नहीं है, जो लड़ने भिड़ने वाली जाति नहीं है जी, तो वो अपने जैसी तमाम जातियों को इंपावर करता है। बिल्कुल। यही काम मायावती ने उत्तर प्रदेश में किया था, यही काम नीतीश कुमार ने बिहार में किया। और दबंग जाति का बनेगा तो वो सिर्फ अपनी जाति को मजबूत करेगा, और कमजोर जातियों को उसका कोई फायदा नहीं होता है। और देखिए, बिहार में जो एमएसपी की गारंटी भी दे दी गई सभी फसलों के लिए, पूरे देश में बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, किस तरीके से आंदोलन चला, किसान आंदोलन हुआ, और नीतीश कुमार ने, मतलब एनडीए ने बिहार में चुनाव के पहले ही मैनिफेस्टो में जारी कर लिया कि एमएसपी की गारंटी होगी। हाँ, तो ये बहुत बड़ा वादा है। लेकिन अब इसमें एक हमको, जो हम थोड़ा स्केप्टिकल इसको इसलिए लेकर के हैं कि हम लोग यहाँ तो ये जो बाजार समिति है वो खत्म कर दिया गया, और फिर उसके बाद खरीद की क्या व्यवस्था करेंगे? अगर आप खरीद केंद्र बनाए, पहले तो खरीद का केंद्र बनाना होगा, नहीं तो एमएसपी की गारंटी देकर के क्या करेंगे? जब खरीदने का सिस्टम आप खरीद का सेंटर बनाइए, खरीद का सेंटर बनाइए। क्योंकि हमने देखा है एमएसपी का लाभ जिन स्टेट्स को मिल रहा है, आप पंजाब जाके देखिए, हरियाणा जाकर के देखिए, कैसे मंडियां बनी हुई हैं, और खरीद का कितना बड़ा सेंटर है, और किस तरह से अनाज पहुंचाते हैं लोग, आढ़तिये कितने बड़े हैं, और उन इलाकों में तमाम प्राइवेट प्लेयर्स ने किस तरह से बड़े बड़े साइलोज बनाए हैं अनाज इकट्ठा करने का। तो हम लोगों को पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, अनाज इकट्ठा। हम एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, इस बात में हम संदेह इसलिए कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी कि हम लोगों के यहाँ सबसे कम एवरेज लैंड होल्डिंग है। बिहार में बड़ा किसान नहीं है, बिल्कुल, बहुत ही कम किसान होगा जिसका ट्रॉली पर लाद करके अनाज जाए। सब अपने उपजाते हैं, अपने खाते हैं, बेचने के लिए तो कम ही होता है। तो एक तो बेचने के लिए कम है, आप समझ रहे हैं ना, और उसके बाद बेचने कहाँ जाएगा, उसका सिस्टम आपको बनाना। सही बात है, बिल्कुल। तो पहले आप मंडी बनाइए, खरीद का सिस्टम बनाइए, और ऐसे इंपावर करिए किसान को कि वो पैदावार ज्यादा कर सके। अभी क्या है, 1 एकड़ में कितना धान उपजा लेगा, अपने खाने लायक उसके पास साधन नहीं होते। जैसे तेलंगाना में चंद्रशेखर राव ने घोषणा की थी कि हर फसल के सीजन के पहले प्रति एकड़ 5,000 रुपए देते थे किसानों को, फसल के सीजन के पहले। और वो 5,000 से, ताकि उसको, हम लोग का क्या होता है, एन मौके पर किसान को, हम इसलिए डिटेल बता रहे हैं कि हमने खेती कराई हुई है, इसलिए हम बता रहे हैं कि कभी उसका खाद नहीं मिल रहा है, कभी बीज नहीं मिल रहा है, कभी सिंचाई के लिए पंपिंग सेट की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, पैसे नहीं है उसके पास, वो कर्ज लेगा उस साहूकार से। अब देते थे 5,000 रुपया चंद्रशेखर राव कि आप उससे खेती करिए, आप अपना उपजाइए। हम इस तरह की योजना अगर बिहार में लेकर के आए कोई, कि किसान को खेती के सीजन के पहले पैसा मिले, ताकि वो कर सके, उत्तम बीज डाले, उत्तम खाद डाले, पैदावार बढ़ाए, और तब आप एमएसपी की गारंटी करिए। अभी एमएसपी की गारंटी का हमको बिहार में कोई मतलब समझ नहीं आ रहा है। देखिए, अब क्या कहा गया, किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर देंगे,
और मत्स्य पालकों, फिर से देखिए आगे मल्लाह सहनी निषाद, मत्स्य पालकों को भी 4,500 से बढ़ाकर 9,000 की सहायता राशि कर देंगे। हर अनुमंडल में एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय बनाएंगे और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिमाह 2,000 रुपए देंगे। यह भी बड़ी बात है, यह भी बड़ी बात है। बड़ी बात है। हाँ, अब एक तो जैसे किसान सम्मान निधि बढ़ने की चर्चा बहुत दिन से हो रही है, ये भारत सरकार की योजना है। अब ऐसा बिहार के संकल्प पत्र में इसको किया गया है, तो ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि भारत सरकार 6,000 देगी और ऊपर का 3,000 बिहार सरकार देगी, ये स्पष्ट नहीं है। नहीं है स्पष्ट। हाँ। तो अगर बढ़ेगा, अगर भारत सरकार बढ़ाएगी तो पूरे देश में बढ़ जाएगा। हाँ, बिल्कुल बढ़ जाएगा। पूरे देश के लिए। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि भारत सरकार सिर्फ बिहार के लिए बढ़ाए, और या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जहां जहां चुनाव आए वहां वहां का बढ़ाइए आप जाकर। ऐसा संभव नहीं है। अगले साल 5 राज्य का चुनाव है, उसके अगले साल 7 राज्य का चुनाव है, तो या तो भारत सरकार, वो स्पष्टता नहीं है इसमें कि वो बढ़ाएगा कौन। लेकिन अगर बढ़े तो इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि अभी जो 6,000 रुपए मिलते हैं उसका मतलब है 500 रुपए महीना दे रहे हैं। बिल्कुल। तो 500 रुपया क्या होता है? 500 रुपया महीना कोई 400 रुपए से 1,100 रुपए तो आपने कर ही दिया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन किया है, तो ये 500 रुपए महीना कोई वो चीज नहीं है। सम्मान आप दे रहे हैं सिर्फ किसानों को, उससे कोई लाभ नहीं है। आप जैसे हमने उस योजना के बारे में कहा कि आप 10,000 रुपया कर दीजिए, और 2 सीजन होता है, जैसे अभी अब रबी की बुआई हुई सब शुरू होना है मान लीजिए अभी, तो आप इस समय पैसा दे दीजिए 5,000 रुपये एक मुश्त, कि भाई आपको खेती में काम आए, फिर जब खरीफ का हो आप अप्रैल मई में दे दीजिए। बिल्कुल। तो वो करें तो उसका एक लॉजिक समझ में आता है। और ये बढ़े तो इसमें स्पष्टता आनी चाहिए कि बिहार सरकार बढ़ा रही है या केंद्र सरकार बढ़ा रही है, कौन पैसा देगा। 3,000 रुपए जो बढ़ेंगे वो कौन देगा। जी बिल्कुल। बढ़े, हम स्वागत कर रहे हैं इसका कि भाई 250 ही और बढ़ा, 500 का 750 ही महीना हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन करेगा कौन। बिल्कुल। लेकिन यह भी कहा गया ना, देखिए यह तो बात हो गई अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिमाह 2,000 रुपए, मतलब उस वोट बैंक को भी सुरक्षित करने की कोशिश, बड़ी कोशिश है। और सबसे बड़ा ऐलान है जो संकल्प है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश। ये बड़ा ऐलान है। उस 2000 की बात अगर पहले करेंगे ना, आप देखिए इसको पॉलिटिकली, हम लोग तो अभी पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं इसका। राहुल गांधी आए थे तो तमाम अंबेडकर छात्रावासों में गए थे। बिल्कुल। दरभंगा गए तो कैसे बवाल हुआ आपको याद है? उन्होंने वहीं दरभंगा वाले में गए थे। बाकी तो जो उनकी पार्टी के कुछ बहुत ही जानकार समझदार लोगों का कहना था कि आप सबको एकजुट करते और एक जगह कार्यक्रम करके जाते। अपने एक जगह गए, वो हड़बड़ी में रहते हैं राहुल गांधी, तो उसको भी काउंटर करना है कि उन छात्रों को आप आकर्षित करना चाह रहे हैं। अब उस पर तो बड़ी राजनीति हो रही है ना। आप देखिए ना, बसपा भी लड़ रही है, आजाद समाज पार्टी भी लड़ रही है, राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनाया हुआ है, प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों दलित बनाए हुए हैं। तो उस वोट को लेकर के, हालांकि वो वोट भी दलित महादलित करके पहले नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति की हुई है, साधा हुआ है उसको। अब इस बार तो दलित महादलित दोनों ही साथ में है, लेकिन वो पैसा अगर 2,000 रुपए देने की बात है तो उसको न्यूट्रलाइज करना है, जो कांग्रेस का दाव है उसको न्यूट्रलाइज करना। बिल्कुल। और ये जो दूसरा 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम लोग कल कह रहे थे, जो कल कहीं हम आपसे बात हो रही थी कि मोबाइल की फैक्ट्री लगाने वाली बात बिल्कुल बात हो रही थी, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया, मेड इन बिहार। भाई वो तो असेंबल हो रहा है ना। भारत में जो मेड इन इंडिया का बिक रहा है, अमेरिका में आईफोन सारा, लेकिन वो भारत बना थोड़े रहा है, तो सारे कंपोनेंट चाइना से, ताइवान से आ रहे हैं, हमारे यहाँ तो असेंबल हो रहा है ना। तो हमको असेंबलिंग फैक्ट्री नहीं बनानी है, मान लीजिए यहाँ हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया बिहार कर सकता है। भाई हम लोग दूसरे सबसे ज्यादा चावल उत्पादक हैं पूरे देश में, दूसरे दूध से दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं हम लोग, बिहार है। हमारे प्रदेश का चावल 4 देशों में जा रहा है, स्मगल होके जा रहा है, नेपाल में जा रहा है, बांग्लादेश होके स्मगल होके जा रहा है। तो इसको अगर हम लोग इस पर बेस्ड इंडस्ट्री अगर बनाते हैं तो उसमें बेटर कर सकते हैं। यहाँ के लोग किसान अच्छे हैं, लोग यहाँ के मेहनती लोग हैं, दूसरी जगह जाके कर ही रहे हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट बिहार सरकार का होगा, भारत सरकार का होगा या प्राइवेट होगा, इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। हाँ भाई, कैपेक्स है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिहार सरकार कैपेक्स अपना, तो हमारे पास है कहाँ? हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए बिहार के पास कितना पैसा बचता है? 3,23,000 करोड़ का बजट आप पेश करिएगा और इस्टेब्लिशमेंट में ही 1 लाख करोड़ चला जाएगा आपका, तो है कहाँ उसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलग है। तो ये बताना होगा कि कैपेक्स है, हमारा कैपेक्स है, बिहार सरकार खर्च करेगी, भारत सरकार इसमें मदद करेगी, या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। आया भाई, कोक की बोटलिंग प्लांट का यहाँ हुआ, हालांकि उसके साथ एक समस्या हुई, लेकिन वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अगर लगनी है तो इन्वेस्टमेंट कौन ला रहा है? 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। और ये भी स्पष्टता होनी चाहिए कि कितने दिन में आएगा, कितने दिन, ये 10 साल का है, 5 साल का है, 5 साल का ही होना चाहिए हमको लग रहा है, तब भी 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बताना चाहिए। देखिए, इन्होंने कहा है कि पीएम आवास योजना से 50 लाख नए पक्के मकान बनेंगे। देखिए, इसकी प्रक्रिया चलती रहती है, तो लगातार मुफ्त राशन,
125 यूनिट मुफ्त बिजली आगे भी मिलती रहेगी, 5 लाख रुपए तक का इलाज भी। लेकिन देखिए, जो बिहार ज्ञान का प्रदेश कहा जाता है, जहां हम पिछड़ गए, हम लोग का सबसे हाँ, जो सबसे मतलब बड़ा विषय है, उसके बारे में कहा गया 5,000 करोड़ रुपए से जिले के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प करेंगे। मेरा मानना है स्कूलों का कायाकल्प कीजिए, बिल्डिंग बनाइए, लेकिन आप क्वालिटी को भी मॉनिटर कीजिए, पैसे खर्च कर रहे हैं। और दूसरी बात कही गई, यदि यह संभव हो जाए, एजुकेशन सिटी का निर्माण करेंगे और विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी के कैंपस खोलेंगे। यदि ये हो जाए तब तो फिर बिहार की सारी बीमारी का अंत हो जाएगा, क्योंकि आप नवोदय विद्यालय के लिए, केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन देने में आनाकानी करते हैं, और जब आप कह रहे हैं कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी को लाएंगे तो फिर जमीन भी देने के लिए आपको तैयार रहना होगा। और एजुकेशन सिटी कोटा कौन चला रहा है? हाँ, कोटा कौन चला रहे हैं? मैं पिछले दिनों उदयपुर जा रहा था, वहाँ जो सबसे बड़े कोचिंग संस्थान के मालिक हैं वो हमारे मिथिलांचल के रहने वाले हैं। तो हमारे लोग जाकर दूसरे प्रदेशों में, और हमारा पैसा जा रहा है, हमारा पैसा वहाँ जा रहा है, शिक्षक हमारे वहाँ काम कर रहे हैं, और मालिक जो है राजस्थान और गुजरात के लोग हैं। तो यदि ये हो जाए तो फिर यह तो बिहार बदल ही जाएगा। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा इसमें इसके 2-3 पार्ट हैं जो आपने कहा। जैसे एक इस पहले पार्ट से हमको थोड़ी परेशानी हो रही है कि आप विश्व के सारे उसका कैंपस खोलेंगे। हाँ, टॉप अब ये खुलना शुरू हो गया है। अभी ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा के और ब्रिटेन के कई MOU हुआ है और कैंपस खुल रहे हैं। अभी दिल्ली NCR और दूसरी जगहों पर। उसमें समस्या क्या होती है आपको भी पता है कि जब कोई बड़ा यूनिवर्सिटी का कैंपस खुलेगा तो उसकी फी ऐसी नहीं होती है कि सब आदमी उसको अफोर्ड कर सके। बिल्कुल, उसको बनवाना भी कठिन है, जमीन देना भी, उसका फी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। हम लोग अभी उसके लिए कितना तैयार हैं, इसको असेसमेंट करिए आप इसका। भाई, अभी हमारे पास पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेजेज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाने, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाइए। मोतिहारी में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कपिल सिब्बल शिक्षा मंत्री थे देश के, तब पास हुआ था, उसको बनवा करके तैयार कराइए ना। गया वाला कैंपस तो फिर भी कुछ तैयार हो गया, मोतिहारी वाला तो तैयार नहीं हुआ। अभी हम जिस जिला स्कूल में पढ़े हैं ज्ञानेश्वर जी, उसके हॉस्टल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी चल रही है, तो उसको बनवाइए। अगर हायर एजुकेशन पर बात कर रहे हैं और तो। केवल बनवाने की बात नहीं, देखिए आजकल तो एक टीवी डिबेट में आप लोग साथ शामिल हो रहे हैं, बिहार के ही रहने वाले, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में क्या है आपको पता ही है। मैंने उनसे पूछा एक दिन, अच्छा आप यह बताइए कि पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन क्यों खराब हो गया, और हिंदू कॉलेज के, तो हम, और हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीफेंस के बच्चों का प्रदर्शन क्यों बेहतर है? उन्होंने कहा कि देखिए, हिंदू कॉलेज हो, सेंट स्टीफेंस हो, उनके शिक्षक जब कॉलेज जाते हैं तो तैयारी करके आज भी जाते हैं। वह केवल कक्षा नहीं लेते, लेकिन आप बिहार के किसी यूनिवर्सिटी, दोनों की तनख्वाह बराबर है, लेकिन बिहार के किसी यूनिवर्सिटी और स्कूल के टीचर से पूछिए कि क्या वह पढ़ाने के लिए खुद पढ़ते हैं, तो बिहार के लोगों ने, बिहार के शिक्षकों ने पढ़ना छोड़ दिया। मुझे अपने पिताजी का स्मरण है, जब स्कूल मॉर्निंग होता था तब भी वह सुबह का समाचार सुनकर, और वह अंग्रेजी और अर्थशास्त्र पढ़ाया करते थे, इसके लिए परेशान रहते थे कि नई चीजें क्या है, हाँ, और क्या दुनिया में कही जा रही है, कार्ल मार्क्स के पक्ष में क्या कहा जा रहा है, कार्ल मार्क्स के विपक्ष में क्या कहा जा रहा है। तो मतलब अब शिक्षक ही नहीं पढ़ते तो पढ़ाएंगे क्या? ये तो सबसे बेसिक समस्या है। सबसे बड़ी समस्या को उठाया। एक तो हम लोग पहले एक बार शिक्षा वाली बात पर चर्चा किए थे, कई लोगों के फोन आए। बिहार में बिहार सरकार एक भी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाला इंस्टीट्यूट नहीं खोल रही। गली गली में प्राइवेट खुल रहे हैं, B.Ed B.LED के कॉलेजेस खुल रहे हैं, सरकारी नहीं खुल रहा है, जिसमें सरकार उनको प्रशिक्षित करे, तैयार करे उनको पढ़ाने के लिए। फिर उनके अपने अंदर से अंतः प्रेरणा नहीं हो रही है कि हम पढ़ के जाएं, तैयारी करके जाएं। क्या आप हम दावा कर रहे हैं, किसी दिन अपने उसको चुनाव खत्म होने के बाद घुमवाइए रिपोर्टर्स को और पूछिए फिजिक्स के प्रोफेसर से जाकर के किस साल फिजिक्स का नोबेल किसको मिला और किस नहीं बताएंगे। इतने बड़े रिसर्च हो रहे हैं, मतलब क्वांटम टनलिंग, हम चूंकि अभी तुरंत ताजा मामला तो हमको ध्यान है कि क्वांटम टनलिंग जो है उस पर फिजिक्स का नोबेल मिला है, कि इस पर रिसर्च हो रहा है कि हम इस कप को उठा करके फेंके तो इस दीवार के उस पार चला जाए। इस पर रिसर्च हो रहा है, वेब चली जा रही है, तो किसी दिन हम सॉलिड चीज को भी पार करा दे, दीवार को बाधा पार करा दे। तो क्वांटम टनलिंग पर फिजिक्स का नोबेल मिला, केमिस्ट्री का नोबेल किसको मिला, बायोलॉजी का नोबेल किसको मिला, नहीं जानता है। तो आप जब तैयारी खुद ही नहीं जानते हैं, पढ़ते नहीं है, तो पढ़ाएंगे क्या जाकर? तो हायर एजुकेशन से पहले पहले क्या पटना साइंस कॉलेज की ग्लोरी थी और क्या पटना विमेंस कॉलेज की ग्लोरी थी। हम तो अभी हमने किसी को कहा, डिबेट में कहा कि जितने सेक्रेटरी रिटायर हो रहे हैं भारत सरकार के, आप पूछिए उनसे जाकर के कितना 50% निकलेगा उसमें सेक्रेटरी, ओवरऑल करें सेक्रेटरी 50% पटना साइंस कॉलेज का निकलेगा। रिटायर हो रहा है कैबिनेट सेक्रेटरी, भारत का गृह सचिव। देखिए ना, शिक्षकों के प्रति सम्मान, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र, हाँ, देखिए प्रोफेसर केसी सिन्हा,
जनसुराज कहाँ क्या लड़ रहा है मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन केसी सिन्हा जब वोट मांगने जा रहे हैं हाँ। तो वे प्रणाम तो कर रहे हैं, लेकिन लोग उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। यदि आप शिक्षक ऐसे होते हैं तो आपकी महानता बढ़ जाती है भाई। इतना सम्मान था, इतना सम्मान था शिक्षक का। तो हम तो एक दिन आप ही के साथ बातचीत में कह रहे थे कि 10 कामनाएं होती हैं, उसमें श्रेष्ठ कामना यश की होती है। बिल्कुल, पैसे वाली कामना सबसे नीचे आती है, श्रेष्ठ, और इसलिए यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया जाता है। कभी कभी सुने किसी को धनी होने का आशीर्वाद देते हुए, यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया जाता है। और यश जो है शिक्षा से प्राप्त होता है, तो उसकी तरफ हम लोग का था, लेकिन अब खत्म हो गया है, काफी कम हो गया है। तो अपने जो यूनिवर्सिटीज हैं, अपने जो कॉलेजेज हैं, इनको बेहतर किया जाए। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना आप घोषित करिए लिया करके, और सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो है आप प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में करिए। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अगर यहाँ मजबूत हो जाएगी, बच्चे, अच्छे बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बाहर पढ़ने जाने के बजाय यहाँ रह के पढ़ने लगेंगे, तो अपने आप हम लोग की उच्च शिक्षा की क्वालिटी सुधरेगी। अगर हमारे यहाँ 10th में सीबीएसई में या बिहार बोर्ड में 90%, 95%, 96% लाने वाला बच्चा जिस दिन यहाँ के कॉलेज में एडमिशन लेने लगेगा, उस दिन सारी चीजें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद 10-20 साल लगेंगे, टाइम, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पहले हम वहां शुरू करें, वहां से बेहतर करना शुरू करें। मिडिल स्कूल, हाई स्कूल पढ़ने कम से कम बच्चे बाहर नहीं जाए, ये फोकस करके। ये बहुत अच्छी बात है कि आप कैंपस खोलिए, कोई दिखाने के लिए कैंपस खुल जाए, वो अच्छी बात है। लेकिन प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में इन्वेस्टमेंट हो, स्कूलों को सुधारा जाए, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए, अच्छे शिक्षकों को ले आकर के पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। और शिक्षक कैसे छात्रों को, मुझे देखिए अपने पिताजी का स्मरण है, उनके कपड़े धुल कर आते थे। कभी कभी यदि विलम्ब हो जाता था तो मेरी माँ डांट खा जाती थी। तो पिताजी कहते थे कि देखिए मैं कपड़े स्कूल गंदे पहनकर नहीं जा सकता हूँ, यदि मैं गंदा पहनकर चला गया तो फिर बच्चे क्या सीखेंगे, क्या सीखेंगे? तो यही तो होता है कि आपने करके अपने आचरण से लोगों को। बिल्कुल भाई, महात्मा गांधी ने कहा ना कि मेरा कोई उपदेश नहीं है, मेरा जीवन मेरा आचरण ही उपदेश है। आप देखिए वो क्या, वो जो कहना होता था वो करके दिखाते थे। तो आप आजकल शिक्षक ही नहीं है ना, आप पढ़ के आएंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। आप उसको 4 किताब सजेस्ट करेंगे कि ये किताब में पढ़ो, ये पढ़ो, पढ़वाइएगा, रीडिंग कराइए। इतना रीडिंग स्किल खराब होता जा रहा है बच्चों का। हम जब जाते हैं तो पढ़वाते हैं बच्चों से अंग्रेजी, हिंदी, नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे। 4 लाइन 8th क्लास में बच्चा पढ़ता है और अंग्रेजी की 4 लाइन नहीं पढ़ पाता है। रीडिंग स्किल इतना खराब हो। मेरे पास भर्ती होने के लिए लड़के आते हैं नए नए, मैं पूछता हूँ कि बिहार में जिले कितने हैं और बिहार में कितने विधायक बता नहीं पाते। खैर चलिए, तो ये संकल्प और प्रण की बात हो गई। बिहार का चुनाव गर्मा गया, मोकामा में क्या हुआ आपको पता है, और फिर किस तरीके से तनाव है, गोलियां चली, गोलियां चल भी रही है। क्या लगता है यह मोकामा के बाद तो चुनाव विषाक्त हो गया? हमको सबसे ज्यादा इसी बात की चर्चा। आज आए दिल्ली से ज्ञानेश्वर जी, कल जब ये घटना हुई हम वहीं एक चैनल के स्टूडियो में थे और वहां इसी बात की चर्चा हो रही थी। तो हमको हमेशा एक तो क्या है कि बिहार की छवि की बड़ी चिंता रहती है, और हमको लग रहा था कि नीतीश कुमार उस छवि को बदल रहे हैं। और गैंगवार और ये सब बीते दिनों की बात हो गई कि ये चुनाव में गोलियां चलना, हत्याएं होना, ये सब पुराने जमाने की बात हो गई। तो एक तो सबसे पहली जो बात, हमारी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि भाई ये अच्छा नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये चुनाव के बीच इस तरह का नहीं होना चाहिए। और इतना फेयर और पहला चुनाव इस बहुत वर्षों के बाद ऐसा हो रहा है कि एक रियल तीसरे विकल्प के साथ चुनाव हो रहा है। जनसुराज का एक विकल्प आया, लोगों के पास अच्छे प्रत्याशी लोगों के सामने आए। इस बार देख रहे हैं कि मोकामा में उस अच्छे दल का प्रत्याशी भी इन्वॉल्व है। उसी के यहाँ ये एक इतना, मतलब जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, जो व्यक्ति वो आपके प्रचार में घूम रहा है। तो ये क्या, मतलब अच्छा विकल्प जो आया है उसके साथ भी अपराधी घूम रहे हैं, दूसरी तरफ भी अपराधी घूम रहे हैं, उधर भी अपराधी घूम रहे हैं, हथियार लेकर के लोग चल रहे हैं। तो इससे ये चुनाव, एक तो बिहार की छवि ओवरऑल बहुत खराब हुई। एक जंगल राज का जो नैरेटिव बार बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सब लोग बना रहे हैं ना, वो नैरेटिव भी प्रभावित होगा इससे। बिल्कुल भाई, आप कैसे फिर, अब क्या जंगल राज उस समय की याद दिला रहे हैं, इस समय तो ऐसा हो रहा है। इसको डैमेज कंट्रोल करना होगा। ज्यादा डैमेज कंट्रोल की जरूरत अब एनडीए को हो गई है इस घटना के। बिल्कुल, उसको डैमेज करिए, उस डैमेज को कंट्रोल करिए। लेकिन अगर सिर्फ सिंपल पॉलिटिकल नजरिए से देखें तो ये नए सिरे से चुनाव को पोलराइज करने वाली घटना है। हाँ बिल्कुल, नए सिरे से पोलराइज करना है चुनाव को, जातियों को पोलराइज। हाँ, वो एक हमने पहले कहा, वो एक बिहारी के नाते हमारी पीड़ा थी और हम तो चाहते हैं सो है। लेकिन एकदम हार्डकोर पॉलिटिक्स की नजर से देखें तो ये नए सिरे से चुनाव को पोलराइज करने वाला मामला है। और ये पोलराइजेशन कहीं ना कहीं एनडीए के लिए फिर हो सकता है फायदेमंद हो जाए। अच्छा, जिस तरह के लोग इन्वॉल्व हुए हैं, जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह का नैरेटिव उसके बाद बना है, तो पोलराइजेशन ऐसा होगा। कास्ट का एंगल हम देख के बता रहे हैं, तो वो ऐसा ना हो जाए कि फिर वो कमजोर जातियां जो हैं, फॉरवर्ड हैं, जो कमजोर जातियां हैं, वो फिर अपनी सुरक्षा दूसरी जगह खोजे जा करके। और वो जगह उनको अभी दिख रही है, नीतीश कुमार के साथ ही दिख रही है।
तो ये एक नए सिरे का आप हम घूमेंगे 2-4 दिन अभी, तो फिर आपके साथ बात होती ही रहेगी, तो देखेंगे किस तरह का पोलराइजेशन हो रहा है। तो चलिए, हम लोगों ने समझा तेजस्वी के प्रण को और एनडीए के संकल्प को, और मोकामा में जो कुछ हुआ उसके बाद क्या दिख रहा है बिहार के चुनाव में। तो अजीत जी बिहार आए, बिहार में स्वागत है। अभी चुनाव देखने और चुनाव को समझने जाएंगे बिहार के क्षेत्रों में। कोशिश हम लोग करेंगे कि रोज हम लोग जुड़े ही रहे। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।